नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना को केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोनों नेताओं ने गुरुवार शाम 4 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली है। दोनों को एलजी सक्सेना ने शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। शपथ लेने के साथ दोनों मंत्रियों को उनके विभाग में बांट दिए गए हैं। आतिशी 6 विभाग संभालेगी। उन्हें शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आर्टिकल्चर व भाषा और टूरिज्म विभाग सौंपे गए हैं। वहीं सौरभ के पास 7 विभाग रहेंगे। उन्हें हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, जल सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, विजिलेंस सर्विस और इंडस्ट्री विभाग संभालेंगे। मंत्री पद संभालते ही आतिशी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल से वापस आने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग संभालेंगे। जी हां, आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम लड़ाकू इकाई का कमांडर नियुक्त किया है। वह वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हरकेश धामी और देव कुमारी के लिए यह बेहद खुशी का क्षण रहा। बेटी की इस कामयाबी से दोनों काफी खुश है। दुनिया के लिए शालिजा भले ही इतिहास रचने वाली भारतीय वायुसेना की वरिष्ठ अधिकारी हो, लेकिन अपने माता पिता के लिए वह अभी भी उनकी छोटी बेटी है, जिन्हें वे प्यार से बब्बल कहते हैं। पिता हरकेश धामी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हमें उस पर बहुत गर्व है। मुझे इस समय भावना का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर उसे यह जिम्मेदारी मिलने से यह उपलब्धि और खास हो गई है। मुझे उम्मीद है कि वह हजारों अन्य महिलाओं को प्रेरित करेगी। हरकेश ने अपनी बेटी की कामयाबी का श्रेय उसकी मेहनत को दिया है। उन्होंने कहा कि हमने उसे कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका है और कभी भी उसकी पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया है। इससे ज्यादा हमारा कोई योगदान नहीं है। यह उसकी पूरी मेहनत और समर्पण है। जी हां, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा। मंत्री पद के दौर में शामिल कई विधायकों का इंतजार काफी लंबा हो चुका है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना नहीं है, लेकिन शुक्रवार को हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है। सीएम सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान यह बात कही है। जी हां, आपको बता दें, देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बीजेपी दिल्ली की सिंहासन तक पहुंचने वाले इस रास्ते को अभी से ही दुरुस्त करने में जुट गई है, ताकि केंद्र में सत्ता के हैट्रिक लगाने में अवरोध न आ सके। यूपी में बीजेपी मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही, जो विपक्ष के मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिमों की भी सेंधमारी किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। बीजेपी मुस्लिमों को बीच पैर जमाने के लिए सिर्फ एक परंपरा कार्ड ही नहीं चल रही है, बल्कि एक देश एक डीएनए वास्ता देने के लिए स्नेह मिलन और सूफी सम्मेलन सहित 5 पॉइंट फार्मूले पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है, जो 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की सियासत पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ 20 से 65% तक मुस्लिम आबादी है। सूबे के 90 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं, तो 29 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी इस बात को बखूबी तरीके से समझती है कि बिना मुस्लिम समाज के समर्थन के इस मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए 5 स्तर पर अभियान शुरू करने की तैयारी की है। जी हां, आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकला चलो की चुनावी रणनीति से जुड़े बयान पर तमाम तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही। कुछ लोगों का मानना था कि ममता बनर्जी इसी बहाने केंद्र की राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है और खुद को विपक्ष का पीएम चेहरा बनवाना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी जब कहती है कि टीएमसी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है, तो ये उनकी मजबूरी है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीतिक हैसियत को बनाए रखने की चिंता है। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र का बजट 2023-2024 पेश किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को 6000 वार्षिक नगद लाभ देने की घोषणा की है। राज्य इस योजना के लिए प्रति वर्ष 6900 करोड़ रुपए का भार वहन करेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पंचामृत के सिद्धांत पर आधारित और किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण को समर्पित राज्य का बजट पेश किया है।
जी हां, आपको बता दें असुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान के जुनैद और नासिर के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। जुनैद और नासिर की कथित तौर पर हरियाणा में गौ रक्षकों ने हत्या कर दी थी। दोनों के शव कथित तौर पर भिवानी के पास गाड़ी में जली अवस्था में मिले थे। इसके साथ ही AIM के तेलंगाना के मेदक में पुलिस हिरासत में टॉर्चर के चलते मरने वाले खदीर खान की विधवा को भी 1.5 लाख रुपए देने की मदद की है। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर के जले हुए शव बीती 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक बोलेरो गाड़ी में मिले थे। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया है। रिंकू से पूछताछ के दौरान 8 अन्य अभियुक्तों की पहचान की गई है। पुलिस की 5 टीम बनाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। जी हां, आपको बता दें गर्मी के मौसम के आने से पहले ही तापमान में बढ़ोतरी के चलते आने वाले महीनों में बिजली कटौती की आशंका जताई जा रही। ऐसे में लोगों को राहत दिलाने और बिजली कटौती को रोकने के लिए ऊर्जा मंत्रालय हरकत में आ गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह बिजली कंपनियों से हर हाल में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती के लोगों को सामना करना पड़े। उन्होंने कभी स्टेक होल्डर से बिजली की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। जी हां, आपको बता दें महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा की खबरें यूं तो दुनिया भर से आती रहती है, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान के कब्जे के बाद यह देश महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बुधवार को संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात को माना है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान महिलाओं एवं लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन गया है। UN ने इस संबंध में रिपोर्ट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी एक बयान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि अफगानिस्तान में नए शासन के बाद से महिला विरोधी कानून लागू हुए हैं। इससे वहां की महिलाएं घरों में कैद रहने को मजबूर है। तालिबान ने अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद महिलाओं से उनका हक छीनने का काम किया है। गौरतलब है कि 2 दशकों के युद्ध के बाद अमेरिका और NATO सेना अफगानिस्तान से वापस हो गई है और देश भर में तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया है। जी हां, आपको बता दें होली के मौके पर दिल्ली में जबरदस्त का माहौल देखने को मिला है। कोरोना काल के बाद वाली इस होली में बाजार में अलग ही रौनक देखने को मिली है। बाजार में भीड़ भी थी और जश्न का माहौल भी था। इसी जश्न के माहौल में दिल्ली वालों ने खूब शराब पी है। आंकड़े बताते कि मार्च के अकेले एक हफ्ते में सरकार को 310 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई है। वहीं होली से एक दिन पहले यानी 7 मार्च को करीब 37 लाख की शराब बिकी है। आंकड़े बताते कि होली से एक दिन पहले 7 मार्च को दिल्ली सरकार को करीब 83 करोड़ की आमदनी हुई है। इसी तरह 6 मार्च को शराब की 26 लाख बोतलें बिकी है, यानी कि 59 करोड़ की आमदनी की गई है। बताया गया है कि होली से एक दिन पहले कमाई में लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैसे आमतौर पर दिल्ली में रोज 15 लाख शराब की बोतलें की बिक्री होती है, लेकिन होली पर क्योंकि जश्न का माहौल रहा, ऐसे में शराब भी खूब पी गई है। जी हां, आपको बता दें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय भाजपा नेता राज्य में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट के फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। स्टालिन ने दावा किया है कि उनकी सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। स्टालिन ने कहा कि उनका राज्य पूरे देश के लोगों का घर है, क्योंकि तमिल लोग भाईचारा पसंद करते हैं। उत्तर भारत के भाई यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग फर्जी वीडियो बनाकर झूठी खबरें फैला रहे हैं। उत्तर भारत के भाजपा नेता गलत इरादे से ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यह मेरे उस बयान के बाद किया गया है जिसमें मैंने भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन की बात की थी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।